मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ तेरे नाम पे मर जाऊं की एपिसोड 6 बाय एस्मरवा मिर्जा। तो बहुत ही हसीन तरीन लव ट्रीटमेंट स्पेशल एपिसोड है, तो बहुत ही आपको मजा आने वाला है। तो बिना टाइम जाए किए मैं आपको जल्दी से लेकर चलती हूँ एपिसोड की तरफ। लेट स्टार्ट। वो पहले तो यल्त्रम हवेली पहुंचा। वहां जाकर गाड़ी वापस ड्राइवर के हाथ अजीजे के घर भिजवाई, क्योंकि वो आलियान और इस्माइल साहब तीनों एक ही गाड़ी में वहां गए थे। जबकि खुद चेंज करने वो रूम में आया। वैसे तो वो थोड़ी देर ही पानी में रहा था, पर जिस्म के टेम्परेचर के ऊपर नीचे होने की वजह से इसे तबीयत मजीद बिगड़ती महसूस हो रही थी। सर दर्द तो पहले ही था, पर अब फीवर महसूस होने लगा। एक तो वैसे ही वो दिमागी तौर पर डिस्टर्ब था। रूम में पहुंचकर इसने अपनी बिगड़ी सील हालत आईने में देखकर गहरी सांस भरी। फिर मुल्हिका वॉशरूम घुसा। 10 मिनट तक बाहर आया तो ब्लैक पेंट और वाइन ब्राउन टी शर्ट पर हुडी चढ़ाने के बाद आईने के सामने रुककर अपने काफी हद तक सूख जाते बालों में हाथ फेरता कबर्ड की तरफ बढ़ा, जहां मलाजमीन ने उसका सारा पहनने ओढ़ने का स्टफ मैनेज करते अरेंज कर दिया था। वहां रखे स्लाइड जिपर स्नो शूज निकालकर सॉक्स भी ड्रॉ से निकालते काउच पर बैठे शूज पहनने ही लगा तो पैरों को हाथ लगाया जो गीले मोजों की वजह से सुन्न हो रहे थे। सर झटक कर शूज पहने वो उठा, हुडी की कैप सर पर ली और वहीं ड्रॉ खोलते वहां रखी अपनी बुगाटी सेंटोराइसी की चाबी निकाली, जो कई साल से बस आलियान ही के कभी कभी इस्तेमाल में रहती थी। और वो भी तब जब उसकी गाड़ी सर्विस के लिए गई हो, और वो फिर चाबी यहीं रख जाता था, क्योंकि इस भारी गाड़ी को हैंडल करना आलियान की बस का काम ना था। बारान ने एक सरसरी नजर खुद पर डालते परफ्यूम खुद पर स्प्रे की और इसे वापस रखता वो कमरे में खुशबू के लम्स बिखेरता बाहर निकला। पहले तो सेवन साउंड गैराज से इसने अपनी हसीन गाड़ी निकाली, जो एक लिमिटेड एडिशन हॉट एंड सेक्सी कार थी। इसे देखकर ही कई लोग मर मिट जाते। वो इतना खूबसूरत वाइन ग्रे कलर था, और वो इतने सालों से उसकी गाड़ी का ख्याल रखने का क्रेडिट आलियान यल्दरम को जाता था। ये पहली मुस्कुराहट थी जो बारान के दिल के नेहाहानों से उछलती होंठों तक आई। हैरी से स्टार्ट किए वो दिलारा के काम के लिए ही सीधा करीबी हॉस्पिटल निकला। वहां से प्रिस्क्रिप्शन लिखवाते वो इस हॉस्पिटल की रिकमेंड की फार्मा शॉप गया, जो मार्ट के अंदर थी। वहां से मतलूबा इंजेक्शन और टेबलेट्स लिए वो बाहर निकला तो बेइरादा उसकी नजर सामने ही स्टॉल पर गई, जहां ज्वेलरी थी काफी एंटीक, और बारान के कदम वहां रखी स्पार्कलिंग क्रिस्टल स्टोन ब्रेडेड हेयर क्लिप पर गई, तो वो ना चाहते हुए भी रुक गया। वो हार्ट शेप में थे और बहुत ज्यादा खूबसूरत थे। वो डकबिल डिजाइन की दो हेयर पिन क्लिप्स देखते ही बारान को पसंद आए, और ख्यालात में इस चुड़ैल के बिखरे बाल उतरे जिनको इन दो के साथ संवरा सोचकर वो मुस्कुराया, और शॉप गर्ल से वो दोनों पैक करने का कहा, जिसने फौरी कस्टमर को उनकी मतलूबा चीज बहुत खूबसूरत से शॉपिंग बैग में डालकर थमा दी। बारान ने इसे कुछ लीरा दी और वहां से निकल आया। हाँ, इस तोहफे को वो दे भी पाएगा या नहीं, इस बारे बारान ने फिलहाल कुछ ना सोचा, और इसे गाड़ी में बैठते ही ग्लव्स बॉक्स के अंदर रख दिया, और खुद गाड़ी वापस अजीजे साहिबा के घर की तरफ मोड़ी। इसे वापस पहुंचने में काफी टाइम लग गया, और अब जो फिक्र आगे ना हो पा रही थी बड़ी महसूस हुई। गाड़ी का हार्न सुनते ही गेट पर खड़े गन मैन ने मेन बड़ा गेट खोला, जिसके बाद बारान की गाड़ी जन से अंदर दाखिल हुई। वो फार्मा स्टोर के बजाय करीबी हॉस्पिटल जाकर दिलारा की कंडीशन के हिसाब से खुद ओम्बेलिज्म नामी इंजेक्शन लेकर आया था। उसके साथ दो टेबलेट्स भी थी। अन्य घर हैं? बारान ने पूछना मुनासिब समझा कि वो अकेली दिलारा के घर होते अंदर ना जाए। जी घर हैं, सिक्योरिटी गार्ड ने बताया। तो बारान ने डैशबोर्ड में रखा इंजेक्शन और टेबलेट्स वाला बैग उठाया और गाड़ी का डोर बंद किए इसे रिमोट की से लॉक करे तेज तेज कदम लेता घर में दाखिल हुआ। अजीजे इसे किचन में ही दिखाई दी, खाना वगैरह मेड के सर पर खड़े होकर समेटवा रही थी।
आलियान और इस्माइल भी वापसी के लिए निकल गए थे। बारान, हैरियत है मेरे बच्चे? वो बारान को फिर से देखकर किचन हॉल से बाहर निकल आई, जो उनके पास जाकर रुका। आपकी शहजादी ने हुक्म दिया था कि उसके लिए इंजेक्शन लाऊं, कोल्ड यूट्रिकेरिया वाला कहाँ है? वो बारान की कोफत पर धीमा सा मुस्कुराई। मेडिसिन लेकर अभी सोई है, मैं देख कर आई हूँ। उसकी गाल थपका गई। हद है, अगर मेडिसिन खाकर ही चैन मिलना था तो मुझे क्यों ख्वार करवाया? आपकी नवासी के स्क्रू कुछ ज्यादा ढीले हैं अन्य। वो बरहम हुआ तो वो उदास हुई। वो भले बहुत बदतमीज हो, पर है तो मेरे जीने का वाहिद मकसद, तो मुझे बुरा नहीं लगता उसका कोई अमल। क्या करूं, बारान मेरे लाड ने बिगाड़ दिया उसे। मैं भी सख्ती करती तो वो अपनी जिंदगी की तलहियां कैसे सहती? क्या तुम मान सकते हो, वो 6 साल की उम्र में आखिरी बार रोई थी, और 10-11 साल से मैंने उसकी आंखों में आंसू नहीं देखा। ये मानने वाली बात ना थी, पर इतनी भी बेयकीन ना थी। वो भी तो 17-18 साल से रोया नहीं था। तभी तो दोनों के घुटन भरे दिल ना मिलकर भी मिले लग रहे थे। एक बार इसे देख लूं, अगर एलर्जिक रिएक्शन चला गया तो इंजेक्शन स्किप करना ठीक होगा, वरना ये बेस्ट है। क्या कहती हैं आप? वो अब आया था तो तसल्ली करना चाहता था। तबीयत लम्हा ब लम्हा बिगड़ रही थी, और अजीजे को भी वो थोड़ा मुतासर महसूस हो रहा था। अगर वो तुम्हें अपने कमरे में देखकर गुस्सा हो गई तो? मेरे अलावा आज तक वहां कोई नहीं गया। अजीजे ने खदशा कहा, वरना भला वो क्यों रोकती? बस बारान की फिक्र में बोल दिया। तो फिर मैं चलता हूँ। बारान से भी मजीद कुछ कहा ना गया, तो अजीजे को भी आज के लिए यही बेहतर लगा। कहाँ जा रहे हो? वो अभी जाने का सोच ही रहा था जब वो अपने कमरे से बाहर निकलती उसे पुकारी। अजीजे और बारान ने बैकवक्त से देखा। वो हाकी कलर की क्यूट नाइट वेयर में थी। वर्म विंटर पजामे और टॉप में बालों की 2 चोटियां बनाए चेहरे से जरा निढाल लग रही थी। गर्दन पर रेडनेस अभी भी बाकी थी। तुम तो सो रही थी। बारान इंजेक्शन लेकर आया था, लगवाना है या मेडिसिन से ठीक हो जाओगी? अजीजे ने उसे अपने पास आता देखकर बाजू वाकिए, तो वो उनके साथ आ लगी। बारान ने संजीदगी समेत ही उसे देखा। यह आफत इस वक्त जरा थोड़ी क्यूट वाइब दे रही थी, वरना अदाएं ही ना सिमटती थी। लगवाना है, मुझे मेडिसिन से आराम नहीं आ रहा। वो रिबोटिक अंदाज में बोली, और जाकर वहीं सिटिंग लाउंज में रखे नर्म फ्लफी काउच पर जा बैठी। जबकि अजीजे ने बारान को इजाजती नजरों से देखते उसके पास जाने को कहा, और खुद वापस किचन में चली गई। वो कुछ देर तो वहीं खड़ा दिलारा की तरफ देखता रहा। फिर नवाब साहब ने पैरों को हिलने की जहमत दी, और वो उसके साथ ही जरा मुनासिब फासला बनाए बैठा। और तभी दिलारा ने अपने और उसके बीच मौजूद एक इजाफी इंसान की जगह देखते हाथ रखा, जिसे कह रही हो यहाँ बैठो। बारान ने उसके हाथ के इशारे को बिल्कुल कोई अहमियत ना दी, और मेडिसिन बैग सामने रखते सिरिंज निकालने के बाद इंजेक्शन बाहर निकालने लगा। दिलारा इसे ही देख रही थी। वो सिरिंज को अनरैप करे, इसमें इंजेक्शन भरने के बाद सिरिंज के प्लंगर को पुश करे। सिरिंज के अंदर बनी प्लंगर सील जरा सी आगे की, जिससे सिरिंज के इंजेक्शन लिक्विड का जरा सा फवारा निकला, जो इसलिए होता था कि इंजेक्शन में हवा का बबल ना रहे। दिलारा ने उसके हाथों को देखा, जो उसकी उम्र जैसे ना थे बल्कि बहुत ज्यादा खूबसूरत थे। रिस्ट के करीब बारान के उल्टे हाथों पर भूरे बालों का रुआं था, जिससे वो बहुत ही मुलायम से हो। फिर उसकी जरा खिंची हड्डी की आस्तीनों के सबब दिलारा की नजर उसकी फरआन तक जा सिरकी। खिंची खुदी की आस्तीनों के सबब दिलारा की नजर उसकी फरआन तक जा सिरकी। उसकी मजबूत मसल्स वाली बाजुओं पर बाल थे, बहुत सॉफ्ट से, और वो बहुत जच भी रहे थे। अलबत्ता वो इंजेक्शन लगने का वेट कर रहा था, ताकि वो तसल्ली से उसके हाथों का पहले जायजा ले ले। बाजू दो। जब दिलारा की नजरें उससे हटी, तब इसने अपनी हथेली उसके सामने फैलाई, तो दिलारा ने चुपचाप अपनी बाजू उसकी हथेली में रखी। फ्लफी शर्ट की आस्तीन बारान ने ही पकड़कर ऊपर की, जो इलास्टिक थी, तभी आराम से चढ़ गई। वो ऐसी थी जैसे नींद में हो। तभी तो बारान उसके इतने पुरसुकून अंदाज पर हैरान भी हो रहा था। वो धीरे से कमर काउच के बैक पिलो से जोड़ती, बैक रेस्ट से सर लगा गई, आंखें मूंद गई। बारह ने उसके चेहरे की तरफ देखा। वो लंबी घनी पलकें आंखों की सलाहें बनाकर पुरसुकून अंदाज में टेक लगाए बैठी,
इंजेक्शन लगने की मुंतजिर थी या नशे का टीका, बारान समझ ना सका। पर उसके इतने पुरतहम्मुल तौर अतवार बारान को मुस्कुराहट जरूर बख्श गए। वो इंजेक्शन लगाने के लिए उसका हाथ पकड़कर बाजू एडजस्ट कर रहा था जब बारान को तेज सी खुशबू आई जो दिलारा के मुलायम हाथों में लगे मॉइस्चराइजर से उठ रही थी। बारान ने उसकी हथेली के करीब जरा झुककर यकीन किया कि ये मदहोश कुन खुशबू यहीं से आ रही है, पर ज्यादा ना झुका कि दिलारा को पता ना चले। ये लड़की हर जानिब से अलग तरह महक रही थी, जो एक अच्छे भले आदमी का कड़ा इम्तिहान था। अब ये इंजेक्शन लगते ही पापा की परी चीखेगी। वो दिल में सोचता हुआ उसकी बाजू काबू कर गया ताकि वो हिलाए ना, मगर बारान ने इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया पर वो टस से मस ना हुई। बल्कि जब बारान ने परेशान होकर हाली स्क्रीन सामने फेंक कर गर्दन घुमाकर इसे देखा, वो आंखें खोलकर बारान को देखती मिली। एक लम्हा तो वो डर सा गया कि ये दिलारा की शक्ल में कोई चुड़ैल डाइन ना हो। तुम्हें दर्द या चुभन नहीं हुई? वो इस ड्रामेबाज की मदहोश हालत देखता चिढ़ गया। तो वो टेक छोड़े ठीक से अपने सहारे बैठी। तुम दर्द या चुभन देना भूल गए जानी दुश्मन, बड़ा हल्का हाथ है तुम्हारा वैसे। वो वापस होश और तंजिया मूड में आई तो बारान भी जबड़े बेन सा गया। मुझे लगा नशा करके बैठी हो। है जा रहा हूं मैं, जाकर सो जाओ जहां से आई हो। ये 2 टैबलेट्स हैं, खा लेना सोने से पहले और दूसरी कल सुबह। वैसे हदायत करता उठने लगा जब वो उसे पकड़कर जबरदस्ती वापस बिठा गई। बहरान ने इसकी तवक्को नहीं की थी। तुमने पी रखी है? पहला बेख्तियार सवाल बारान को उसकी नशीली मुस्कुराहट देखे यही सूझा। उसका मुंह बना कैसा वाहियात सवाल था भला। फोन दो अपना। उसका सवाल नजरअंदाज किए अपना हाथ फैला गई, जबकि बारान ने यूं तासुर दिया जैसे कुछ गलत सुन लिया हो। क्यों दूं? मैं अपना फोन किसी को नहीं देता। बारान ने हरी झंडी दिखाकर अपनी बाजू के गिर्द दिलारा का हाथ पकड़े झटका। 2 फोन। वो इस पर बाकायदा चढ़ती उसकी हुडी की जेब में हाथ घुसा गई, जो फोन तक पहुंच गया, पर उसकी जुर्रत से बारान के गुस्से का लेवल भी चढ़ा। किस किस्म की बेतकल्लफी है ये? हटो पीछे, अजीब मखलूक हो। उसे जबरदस्ती खुद से दूर करता बड़बड़ाया, पर वो उसका फोन भी हाथ के साथ ही बाहर घसीट लाई और मजे से बारान की आंखों के आगे लहराया। मेरा फोन वापस करो दिलारा। वो सख्ती पर उतरा, पर दिलारा ने उसकी बात अनसुनी करे स्क्रीन ऑन की, पर आगे पिन कोड मुंह चढ़ाता दिलारा को बदमजा कर गया। पासवर्ड, पासकोड बताओ। वो उसके किसी रोब में ना आते बेखौफी से फोन की स्क्रीन बारान के सामने करती बोली कि पिन पुट करे। नहीं बता रहा। बारान ने अकड़ कर जवाब दिया तो दिलारा ने उसका फोन जमीन पर पटकने के लिए हवा में बुलंद किया ही जब बारान ने इससे फोन झपटा, पर वह इस जोर से इसे पकड़े हुए थी कि अब आधा दिलारा के हाथ में था और आधा बारान। पासवर्ड बता दो, मुझे छेड़ने की गलती मत करो। ना बताया तो तोड़ दूंगी तुम्हारा लेटेस्ट आईफोन मॉडल जिसकी कीमत तुमसे ज्यादा होगी यकीनन। वो किस बल पर ऐसे हक जमा रही है? बारान के पल्ले तो ये तक ना पड़ा। ओके दो इधर। बारान ने जरा नर्मो आजिज आते फोन मांगा और बेबस बेचारा कोड पुट करने पर मजबूर था। दिलारा ने उसका फोन खुलते ही सीधा व्हाट्सएप का रुख किया। सारी चैट्स पर नजरसानी करे कुछ दिलचस्प ना मिलने पर वो मैसेजेस की जानिब गई। वहां भी कुछ खास ना मिला। बारान ने उसकी हरकत और सुकनात बगौर देखी। ना चाहते हुए भी वो इसे मना ना कर सका, क्योंकि वो यूं जोंक बनी बारान को अजीब सा फरहत बख्श और नया सा एहसास दिला रही थी, जिससे वो इससे पहले तक ना वाकिफ था। क्या कर रही हो ये? बारान की तवज्जो डायल लिस्ट पर गई जहां वो कोई नंबर मिला रही थी। बारान का जवाब दिए बिना इसने वो नंबर सेव करते फोन की स्क्रीन ऑफ की और बारान के हाथ में वापस थमा दिया और इसे बेतासुर नजरों से देखने लगी, जबकि बारान अभी भी इस लड़की की बेबीवियों वाली जासूसी का मतलब न समझ सका। वो वाकई मुख्तलिफ थी हर अदा में। ऐसे ही बारान को अपने पीछे पागल कर देती और वो इस दिल जले को खबर भी ना होती। वो कहते हैं शुरू की ख्वाहिश मोहब्बत नहीं होती। इंसान एक हफ्ते या महीने में मोहब्बत नहीं करता,
तुम समंदर से मोहब्बत नहीं कर सकते जब तुम साहिल पर खड़े हो। तुम्हें इसकी गहराइयों में गोता लगाना पड़ता है। इसकी लहरें तुम्हें मारती हैं, तुम्हारा पाँव चट्टान से टकराता है। तुम इसके तारीक तले को देखते हो, इसकी खामियां महसूस करते हो, इसकी तारीकियां जानते हो, और फिर तुम समझते हो कि ये किस तरह गुस्सा करता है। फिर जाकर तुम या तो इससे मुकम्मल मोहब्बत करोगे या इससे मुकम्मल नफरत करोगे। मोहब्बत उस वक्त शुरू होती है जब जोश खत्म हो जाता है। मैं जो कहूंगी वो तुम मानोगे। इनकार की सूरत मेरा सख्त रिएक्शन सहना होगा। वो उंगलियों पर अपने असूल गिनवाने लगी, तो बारान ने छींक सी दबाने को खोली में रखा टिश्यू निकालते अपनी नाक रगड़ी। तो दिलारा ने आंखों के महवर तक उसकी क्यूट रिएक्शन पर आती हंसी छुपाई। हाँ, तुम्हारा दिया खाता हूं ना, जो तुम्हारा हुक्म मानना होगा। दिमाग खराब मत करो। वो अपनी बिगड़ती तबीयत से उकताया बोला, पर वो कुछ सुनने के मूड में ना थी। मैंने जो कहना था कह दिया, जा सकते हो आप, गुड नाइट। उसकी उकताहट देखे खुद इससे बड़ी बेमुरवत बने। पास से उठी तो बारान ने उकताहट एक तरफ करते उसे सर उठाकर देखा, और खुद भी उठ खड़ा हुआ। वो हील्स पहनकर तो इस तक पहुंच जाती, पर अभी बस पैरों में मोजे पहने थे। तभी बारान के कंधों तक पहुंच रही थी। वो देखी ऐसे पुरस्रार सा रही थी कि बारान उलझने लगा। आखिर उसकी ग्रे आंखों के पीछे के तूफान किस नौयत के थे, समझ से बाहर हुआ। वो उसे उन्हीं गहरी पुरतपिश नजरों से देखती रही। फिर उसके सामने ही पलटी तो बारान ने उसके बालों की खुशबू महसूस करते आंखें बंद की, पर जब खोली वो वहां से चली गई। अपने कमरे तक पहुंचकर रुककर रुख मोड़ा। दोनों की नजरें मिली। एक ठहरा हुआ सूदा लम्हा बीच में आन हायल हुआ। शर्तें तो बता दो। उसे पुकारना नहीं चाहता था, पर न जाने क्यों दिल चाहा बात अभी खत्म ना करे। कल बताऊंगी, वो फौरन बोली। कल फिर तुम्हारी शक्ल देखनी पड़ेगी। और सरासर बदमजा हुआ। हर रोज देखोगे, वो जता गई। दूसरे लफ्जों में दिमाग के अंदर इस सच्चाई को उतारा था। बस 6 से 7 दिन हूँ यहाँ, ज्यादा लंबा इम्तिहान नहीं है मेरा। वो फिर से भाग निकलने के लिए अभी से पड़ तोल रहा था, और ये बात दिलारा को सिरे से बुरी लगी। तुम जा नहीं सकोगे, वो चैलेंज कर रही थी। ये चैलेंज मुझे मत करना, वार्न कर रहा हूँ। उसे दम कहा गया। वो नजरें लहजा बढ़ झुकाती मुस्कुराई। देखते हैं, अब जाओ तुम। वो कहकर अपने कमरे में चली गई और बारान को सोच में डाल गई। चाय पियोगे बारान? अजीजे की पुकार पर वो होश में लौटा, फिर जैसे खास यकजा करते नफी में गर्दन हिलाई। नहीं अन्ने, तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही। हवेली जाकर रेस्ट करूंगा। आप भी आराम करें, फिर मिलता हूँ। वो उन्हें नरमी से मना करता इजाजत लिए खुद भी रवाना हो गया, जबकि अजीजे भी अपने कमरे की तरफ बढ़ी। अलबत्ता वो जो बाहर गाड़ी तक आया, सर्दी की शिद्दत भी बढ़ चुकी थी और तबीयत भी सीने में घुटन पैदा कर रही थी। फिर जैसे बारान को लगा कोई उसे देख रहा है। उसी वहम को झटकने के लिए उसने जब सर उठाकर ऊपर घर की खिड़कियों की जानिब देखा, तो वहां ग्लास विंडो के पीछे हिलते पर्दे से साफ आया था कि वहां कोई खड़ा था। बारान ने इसे अपना वहम ही रहने दिया और गाड़ी में सवार हुआ। अभी वो कुछ सोचना समझना ही ना चाहता था, और यही उसके हक में बेहतर भी था। काफी देर से रोती येदा को भूख प्यास और दर्द की कई अकसाम जिस्म में महसूस हुई, तो दरवाजे के पास से उठी। दिल यही चाह रहा था कि खुद की जान ले ले। चेहरे पर आंसुओं के मिटे मिटे निशानात उसकी बेबसी की दास्तान थे। मैं खुद को खत्म कर देती हूँ। जब मैं ही नहीं होंगी तो कोई डील भी नहीं होगी। मैं इस आदमी से बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। वो मुझे मार देगा। मैं सिसक सिसक कर जी तो ली, पर सिसक सिसक कर मरना नहीं चाहती। एदा ने उठकर मरे मरे कदमों से कमरे के दाएं तरफ बनी टेबल पर रखी फ्रूट बास्केट के पास पड़ी छुरी देखते सोचा, पर वहीं उसका फोन भी पड़ा था। वो वाकई इतनी बहादुर नहीं थी कि खुद की जान लेती। आंसू उसकी हार बने उसके रुखसारों पर उतरने लगे। फिर वो जाकर फोन उठाती, मैट्रेस पर आकर बैठी और अपनी भीगती आंखें रगड़ी। मैं आलियान को बताऊं? एदा ने हिचकी सी बढ़ते खुद से सवाल किया। वो घर आ गया था और चेंज करके जरा नमाज पढ़ रहा था। इस घर में पहले आलियान ही था जो नमाज रोजे का बहुत पाबंद था। शायद उसे कुछ पल का सुकून बस अल्लाह से अपनी बेबसी बांट कर ही मिलता था, और अल्लाह भी यूं पुकारने वाले को कभी तनहा नहीं छोड़ता। मैं उनको सब बता देती हूँ कि मुझे तकलीफ हो रही है।
وہ اس وقت کچھ نہ سوچتی بس آلیان کا نمبر کھولے اپنی ساری تکلیف لکھنا شروع ہو گئی، یہ جانتے ہوئے کہ یہ سب وہ کچھ لکھ کر مٹا دے گی، میرے پاس آ جائے۔ پہلا میسج لکھتے ہی وہ جیسے سک پڑی۔ وہ جانتی تھی آلیان سے اس کا کزن کے سوا کوئی ایسا محرم رشتہ نہیں، پھر بھی وہ یہ جملہ اسے لکھ کر بھیج بیٹھی۔ میرا سانس بند ہو رہا ہے، مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے، مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے۔ میں خود کے ساتھ کچھ کر بیٹھوں گی علی، میں نہیں چاہتی آپ میری وجہ سے مشکل میں پڑیں، پر مجھے ہر راہ بند نظر آ رہی ہے۔ اس محمد نے مجھے بہت پریشان کیا، میں کیا کروں؟ میں آپ کو یہ سب پتہ نہیں کیوں کہہ رہی ہوں، پر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ روتی ہوئی یہ سب لکھ کر بیچ تو بیٹھی، پر چند سیکنڈز بعد ہی اس نے خود کی سرزنش کی اور اپنے بھیجے سارے میسج ڈیلیٹ کرتی فون ہی بے دردی سے میٹرس کی طرف اچھال گئی اور اپنا چہرہ ہاتھوں میں بڑے ہچکیوں سے رونے لگی۔ اس کی سسکیاں اس کے کمرے میں گونج رہی تھی اور انہیں سننے والا کوئی نہ تھا، لیکن وہ ضرور نماز ادا کرنے کے بعد جب ہاتھ پھیلا کر دعا کے لیے بیٹھا تو اس کے سینے میں ٹیس سی جگی۔ بے اختیار آلیان نے اپنا مضبوط ہاتھ سینے پر سہلایا جیسے یکدم دل کو آکسیجن کی کمی ہوئی ہو۔ مجھے آپ سے مدد درکار ہے، اپنے لیے نہیں، اپنے اور ایدا دونوں کے لیے۔ اسے مجھ سے محبت نہیں تو کوئی بات نہیں، اسے میری محبت ہونے کے ناطے ہی مجھے دے دے۔ وہ پہلے ہی ہم سب کی زیادتیوں اور ناانصافیوں کے بیچ پسی ہے۔ اس سے ماں باپ لے لیے جو اس کے واحد دنیا میں ڈیفینڈر تھے، تو پلیز مجھے اس سے مت لیں۔ اللہ، مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، اگر وہ میرے ساتھ سکون میں رہ سکتی ہے تو اسے میرے حوالے کر دے۔ میں اپنے بابا کی اس غلطی کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے 2 سالوں سے اس شخص کی ہر دعا بس یہی چند جملے تھی۔ وہ شدت دل سے ادا کو سمیٹنا چاہتا تھا پر کوئی راہ نظر نہ آ رہی تھی۔ نماز ختم کیے وہ اٹھ کر فون تک پہنچا تو اسے ادا کے میسیجز کو ڈیلیٹ دیکھے ذہنی و قلبی جھٹکا ساتھ لگا۔ آلیان نے فون اٹھایا اور عجلت سے کمرے سے نکلا۔ اسماعیل یلدرم تھک گئے تھے، تبھی آلیان انہیں پہلے ہی سلا آیا تھا، پھر بھی چینج کرنے گیا اور باہر آیا تو مریض صاحب کو باہر ہی سٹنگ ٹی وی لاؤنج میں کاؤچ پر ہی بلینکٹ لے کر پڑا دیکھے وہیں چلا آیا۔ کیا فلو ہو گیا؟ لاؤنج میں انٹر ہوتے ہی آلیان نے ٹیشو سے ناک کا ستیہ ناش کرتے باران کو دیکھتے فکر سے پوچھا تو باران نے بیزارگی سے کندھے اچکائے۔ نکاح کا تحفہ سویر فلو اور بخار بھی ملا تھا، البتہ دماغ لسی ہو چکا تھا وہ الگ۔ میری چھوڑیں، آپ کی کیوں ہوائیاں اڑی ہیں؟ سب ٹھیک ہے؟ باران اپنی حالت زار ڈسکس کرنے کے بجائے آلیان کے چہرے پر رقم کچھ بے قراری بھانپتے بولا، جو فون کی سکرین پر کچھ دیکھنے کھوجنے میں لگا تھا۔ ایدا نے کوئی میسج بھیجے ہیں پر میرے دیکھنے سے پہلے ڈیلیٹ کر دیے۔ وہ اتنی رات مجھے اول ایسے میسج کرتی نہیں، پھر کبھی ڈیلیٹ بھی نہیں کیے، کہیں کسی مصیبت میں تو نہیں؟ باران نے معاملے کی گھمبیرتا سے زیادہ بے چینی آلیان سے لپٹی محسوس کی جو زیادہ توجہ طلب تھی۔ ایدا سے رابطہ ہے آپ کا؟ کب سے؟ باران نے مزید 2 ٹشو نکالتے ناک رگڑتے زکام زدہ سانس بھرتے تفتیشی انداز میں پوچھا تو آلیان نے مجرمانہ سی سر کو جنبش دی۔ 2 سال سے میری ہی کمپنی میں جاب کر رہی ہے۔ اعتراف جرم بھی فوری کیا کہ باران سے اس کا کیا پڑتا؟ شادی ہو گئی اس کی؟ باران نے مزید کریدا اور یہ سوال آلیان کے زخمی جگر کو ادھیڑ سا کیا۔ طے ہو گئی ہے، ابھی یہ چھوڑو باران، مجھے کوئی طریقہ بتاؤ یہ ڈیلیٹ میسج کیسے ریکور کروں؟ تم ہمیشہ سے جاسوس طبیعت کے مالک تھے یار، کوئی تو ٹرک پتا ہوگی تمہیں۔ اس وقت باران کے سوالوں کی بھرمار سے وہ چڑ گیا اور حل مانگا، وہ بھی نہایت عاجزی اور بے بسی سے۔ ہاں پتا ہے، فون دے۔ باران نے ذرا تھکاوٹ پرے کی اور ہاتھ آلی کی طرف بڑھایا جس نے جلدی سے اٹھ کر فون لیٹے باران کو دیا اور اس کے پاس ہی کاؤچ پر ٹک گیا۔ میں بریمن کی ایک سول تھانے میں سپائی کی شوکیہ جاب بھی کرتا رہا ہوں۔ یہ ایپ ابھی وہاں ڈیولپنگ پروسیس میں ہے، پر ہمارا محکمہ اسے استعمال کر رہا ہے۔ اس سے کوئی بھی ڈیلیٹ میسج کسی دوسرے فون سے بھی سکین کر لیا جاتا ہے، ایون ڈیلیٹ ہوا کوئی سا ڈیٹا، کرپٹ فائلز اور یہاں تک کہ کریش کی گئی خفیہ ای میلز تک۔ وہ اپنا فون اٹھا کر کوئی سیکیورٹی ایپ کھول کر اس کا کیمرہ آن کرے ایدا کی ڈیلیٹ میسج والی چیٹ کھول کر اسے سکین کرنے کے ساتھ اپنے کارنامے بھی بتا رہا تھا۔ آلیان اسے ضرور شاباش دیتا، پر ابھی سارا دھیان ہی ایدا کے ان میسیجز پر اٹکا تھا۔ ایدا کو آپ کی ضرورت ہے با۔ وہ میسیجز پڑھتے باران نے بے قرار سے آلیان کو دیکھا جس کا پہلے ہی چہرہ فک تھا۔ مطلب؟ آلیان نے فوراً پوچھا،
جس پر باران نے ان ڈیلیٹ میسیجز کا اسکرین شاٹ لیتے آلیان کو اس کا فون واپس کرے۔ دونوں اسکرین شاٹ آلیان کو سینڈ کیے، جنہیں دیکھتے اور پڑھتے ہی آلیان اپنی جگہ سے گردن مسلتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جا رہا ہوں باران۔ آلیان کی جذباتیت پر باران نے اپنا فون سامنے میز پر رکھتے پیر نیچے دبیز قالین پر رکھے اور بیٹھتے آلیان کی طرف دیکھا اور کھڑا ہوا۔ وہ لوگ کس قسم کے وحشی ہیں یہ جانتے ہوئے بھی بابا کو پتہ چلا تو میری گردن دبا دیں گے کہ آپ کو موت کے منہ میں جانے کیسے دیا، اس لیے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لے۔ وہ آزاد یلدرم اور عباس یلدرم کو پہلے ہی ہم سے چھین چکے ہیں، آپ کا وہاں جانا راکھ میں دبی چنگاری کو ہوا دے گا۔ باران نے دوستانہ اور برادرانہ فرض ساتھ نبھاتے آلیان کو حالات کی نزاکت سمجھائی۔ پریدا کی تکلیف اور بے بس پکار کے آگے آلیان کو اپنی جان دو کوڑی کی لگ رہی تھی۔ ہم نے بھی ان سے پورا انتقام لیا تھا، بھولو مت باران، اور بھاڑ میں گئی دشمنی۔ وہ تکلیف میں ہے، اکیلی ہے، میں چھپ کر جاؤں گا، تم فکر مت کرو۔ باران جانتا تھا اس کے الفاظ ضائع ہیں، پھر بھی فرض نبھا کر ذرا دل مطمئن تھا۔ چھپ کر، واؤ، بڑا رومیو جولیٹ والا ایٹیٹیوڈ ہے با۔ کیا بات ہے، صرف کزن ہونے کے ناطے یہ ہمدردی ہے یا دال میں کچھ کالا ہے؟ اس وقت میں مشکوک بائی آلیان کو زہر ہی لگا، یہ جانتے ہوئے کہ وہی ان پیغامات تک اسے پہنچانے کا سبب ہے۔ نہیں جانتا پر اسے کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا۔ جا رہا ہوں، بابا اگر اٹھے اور میرا پوچھا تو کوئی فلم ڈال دینا۔ آلیان نے وہاں سے جاتے سمجھایا۔ کیوں، رات وہیں رکنے کا پلان ہے؟ آپ کی کسر رہ گئی تھی گل کھلانے کی اب، آپ کو تو میں نے بڑا شریف اور سیدھا سمجھ رکھا تھا۔ باران کی زبان پر کھجلی ہوئی، جس پر آلیان نے جاتے جاتے پورا ہاتھ دکھایا، جس کا مطلب وہ بہار میں تپتا عاجز آدمی اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، بکواس بند کر لیتا ہوں۔ وہ واپس کاؤچ پر گرتے بولا تو آلیان نے سر چٹکتے کمرے کا رخ کیا تاکہ گاڑی کی چابی لا سکے۔ سٹیم لے لو اگر فلو زیادہ جان کو آ رہا ہے، ورنہ چیسٹ پین شروع ہو جائے گا۔ جانتا ہوں چوزے جیسے سینسٹیو ہو اب بھی، میں جلدی واپس آ کر تمہیں کچھ سوپ ووپ بنا کر دیتا ہوں۔ جاتے جاتے اپنی بھیجی لعنت کا حساب چکتا کرتے ہی آلیان فکروں کی برسات کر گیا، پر باران نے رتی برابر توجہ نہ دی اور ریموٹ سے چینل بدلنے لگا، اور رہی سہی کسر میسج نوٹیفیکیشن نے پوری کی۔ دلارا نے اس کا فون لیا تھا تبھی یہ رنگ ٹون اس نے بدلی، کافی ڈراؤنی اور دماغ میں بجنے سی تھی۔ وہ باران کے فون میں اپنا نمبر بھی سیو کر چکی تھی کیونکہ نوٹیفیکیشن میں اس کا نام دلارا کوئن سے سیو آ رہا تھا۔ یہ کوئن دیکھنا ہی باقی تھا، پتہ نہیں یہ کون سے افریقہ کے جنگل کی کوئن تھی۔ صبح ناشتہ ہمارے ساتھ کرنا ہی آرڈر ہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں تم کتنی جلدی صبح اٹھ سکتے ہو، 6 بجے پہنچ جانا۔ اس کا میسج سین کرتے باران نے اس پر ناک سے نکلتے دھوئیں والا ریئیکٹ کیا۔ 5-6 بجے ہی میں سوتا ہوں، اس لیے نہیں آؤں گا۔ بفری زکام زدہ سانس کھینچے بنا کسی ایموجی کے باران نے سیدھا منہ پھٹ جواب ٹائپ کر کے بھیجا۔ تم نے سنا نہیں، آرڈر کہا ہے میں نے۔ وہ بیڈ پر الٹی لیٹی آنکھوں میں غصہ بھرے دوبارہ اس سے حکم میں جکڑنے لگی۔ وہ اتنا تو جانتی تھی وہ اس کا قیدی ہے۔ تم نے بھی سنا ہوگا، میں نے تمہارا آرڈر تمہارے منہ پر مار دیا ہے۔ اگر اب میسج آیا تو پاپا کی کوئن بلاک لسٹ میں پڑی ملے گی۔ وہ اس وقت شدید تکلیف اور برے موڈ میں تھا، اوپر سے حالت ایسی خراب کہ چھینکیں بھی آتے آتے رستہ بدل گئی اور ناک میں گندی سی خارش الگ ہوئی جا رہی تھی۔ یہ لڑکی سامنے نہیں تھی ورنہ ضائع ہو چکی ہوتی۔ اگر تم 6 بجے نہ پہنچے تو میں آ جاؤں گی تمہارے پاس، یہ زیادہ دردناک ہوگا۔ اسمائل کے ساتھ وہ بلاک ہونے کی کسی خوف کا شکار نہ ہوتی، پیارا سا جواب دے چکی تھی، آ جاؤں گا۔ باران نے اس سے جان چھڑوائی اور ابھی میسج ٹون ہی بدل رہا تھا جب دلارا کا پھر سے میسج ملا۔ اپنا میسج نوٹیفیکیشن ساؤنڈ اور کالرنگ ٹون مت بدلنا، نہ میرا نام۔ باران نے اس کے میسج کو ایسے گھورا جیسے اس وقت وہ نہیں وہاں دلارا ہو۔ کس خوشی میں تو تمہارے نام کی جگہ کسائی لکھنے لگا ہوں۔ جواب جل بن کر آیا، تبھی تو دلارا مزے لے کر مسکرائی، میرے حکم مان لیا کرو۔ وہ یوں ہی لکھ کر بھیج بیٹھی، پر پھر عجیب لگنے پر میسج ڈیلیٹ کر دیا۔ لیکن وہ باران کے فون میں ڈیلیٹ نہ ہوا، اس کا دلارا کو علم نہ تھا۔ کیوں تم آسمان سے اتری ہو؟ زچ انداز، میسج کیسے پڑھا؟ وہ مشکوک ہوئی۔ باران فاتحانہ آدھے چہرے کے ساتھ مسکرایا اور ساتھ ہی انٹرنیٹ آف کر دیا۔ دلارا نے اسے آف لائن ہوتا دیکھے غصے سے کئی میسج بھیج دیے
इडियट, गधा और हाथी। इसके साथ-साथ आई हेट यू, मगर वो ऑफ था, तभी फ़ौरन डिलीट कर दिए। क्योंकि ऐसे लगा शायद वो मैसेज बारान ने सेंड होते ही देख लिया, पर ये वाले नहीं देखेगा। वो फ़ोन साइड रखे, आँखें बंद करे, करवट बदल गई। जबकि बारान ने 5 मिनट बाद इंटरनेट वापस ऑन किया, तो दिलारा के 7 से 8 मैसेज मौसूल हुए। इसे दोबारा नहीं बताऊंगा कि मैसेज पढ़ लिए। शायद ऐसे ही तुम्हारी कोई कमजोरी इस मंझे जासूस के हाथ लग जाए दिलारा। फिर बताऊंगा कि तुम इस खेल में भी चुन्नी काकी हो, पड़ी आई मुझे टार्चर करने वाली। बहुत को दिलारा से सियाना समझ और मान रहा था, पर कहते हैं वक्त बड़े बड़े सियानों के सारे कसबल निकाल देता है। जी जनाब, तो जारी है। कैसी लगी आपको आज की किस्त? यकीनन अच्छी लगी होगी। तो अगली एपिसोड बहुत बहुत स्पेशल होने वाली है। बताने की ज़रूरत नहीं है क्या होने वाला है, धमाके होने वाले हैं। तो अच्छा सा और लॉन्ग सा तबसरा देना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।